हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप लोग की दिवाली अच्छी गई होगी। तो पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे उच्च न्यायालय, उसी के आगे हम बढ़ते हैं। तो या आज की क्लास में हम देखेंगे उच्च न्यायालय का न्याय क्षेत्र एवं शक्तियाँ। यह अनुच्छेद 225 में इसका जिक्र है। पहले देखते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट का था न्याय क्षेत्र एवं शक्तियाँ, उसी तरीके से उच्च न्यायालय का भी है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अब सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में था कि दो या दो से अधिक राज्यों का जो विवाद हो या केंद्र और राज्यों के मध्य जो विवाद हो, लेकिन यहाँ के जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में है, क्योंकि हाई कोर्ट तो दो या दो से अधिक राज्यों के विवाद को देख नहीं सकता। वह उसका एक लिमिट होता है। वह अपने राज्य क्षेत्र न्याय क्षेत्र के अंतर्गत के अधिकार क्षेत्र में जो आता है उसको देखेगा। तो इसके जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, इसमें है अधिकारिता का मामला। अधिकारिता के साथ साथ न्यायालय की अवमानना, ये सब इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। फिर दूसरी बात, राजस्व मामले, निर्वाचन संबंधी मामले, जैसे सांसद विधायकों के निर्वाचन संबंधित मामले भी इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत ही आएंगे। फिर उसके बाद इसके नागरिकों के मूल अधिकार जो होते हैं, और मूल अधिकार के साथ साथ जो विधि का अधिकार होता है, यानी विधिक संविधान की व्याख्या, ये सब इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बाद एक इस होती है रिट अधिकारिता। रिट अधिकारिता जैसे उच्च न्यायालय का रिट अधिकारिता अनुच्छेद 32 के तहत था, इसी तरीके से उच्चतम न्यायालय का 32 के तहत, इसी तरीके से उच्च न्यायालय का है जो हाई कोर्ट का है, यह 226 अनुच्छेद 226 के तहत, आर्टिकल 226। इसमें वही बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उपप्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये सब बात जो हैं उसी के तहत इस रिट अधिकारिता जारी करने की शक्ति 226। हमेशा यही पूछा गया है कि 226। अब यह रिट अधिकारिता एक तो मूल अधिकार के संबंध में है जो कि सुप्रीम कोर्ट को भी प्राप्त है, लेकिन इसमें विधि जो सामान्य विधि होती है उसके लिए भी इसको रिट जारी करने की अधिकारिता प्राप्त है। तो ये इसका थोड़ा सा शक्ति ज़्यादा दी गई है। आगे हम बढ़ते हैं रिट अधिकारिता के बाद अपीलीय शक्ति। जो इसकी अपीलीय शक्ति है, यानी अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण जो ट्रिब्यूनल बनते हैं उसके जो मामले होते हैं, वहाँ के निर्णयों को जब इसमें अपील किया जाता है तो ये अपीलीय शक्ति के अंतर्गत आता है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, दीवानी एवं आपराधिक मामलों का। तो आपराधिक मामलों का जो होता है यह सत्र न्यायालय से जाता है, यहाँ अपील की जाती है। और दीवानी वाले में तो कहीं से भी आ सकता है। दीवानी वाले में अपना ट्रिब्यूनल भी हो गया, अधीनस्थ न्यायालय भी हो गया, अन्य न्यायालय हो गए जो गठित होते हैं, तो इन सबका अपीलीय अधिकारिता का क्षेत्र है। इसके अलावा इसका एक पर्यवेक्षीय क्षेत्र है। इसका पर्यवेक्षीय जो क्षेत्र है, पर्यवेक्षीय अधिकार क्षेत्र जो है, इसमें क्या दिया गया है कि वह अपने क्षेत्राधिकार के क्षेत्र में सभी न्यायालयों एवं सहायक न्यायालयों के क्रियाकलापों पर नजर रखेगा। यानी हाई कोर्ट का ये क्षेत्राधिकार है तो उसका पर्यवेक्षण करेगा, यानी जितने इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत न्यायालय हैं और सहायक न्यायालय हैं
उन सब का यह नज़र रखेगा, यानी पर्यवेक्षण करेगा। साथ ही यह भी है कि यह सभी न्यायालयों एवं सहायकों पर विस्तारित होता है, चाहे वह हाई कोर्ट के अपील के क्षेत्राधिकार में हो या ना हो। यानी इसके न्याय क्षेत्र के अंतर्गत जितने आएंगे उस सब पे यह नज़र रख सकता है। यह इसके निर्णय चाहे जो अधीन ये न्यायालय हैं इनका हाई कोर्ट में चाहे अपील किया जा सके या ना किया जा सके, लेकिन ये इस पर नज़र रखेगा। तो ये इसकी पर्यवेक्षीय शक्ति हो गई, पर्यवेक्षीय अधिकार। बाकी आगे देखेंगे अधीक्षण की शक्ति, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधीक्षण की शक्ति, तो अधीक्षण की जो शक्ति है यह अनुच्छेद 227 में दिया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उन पर यह अपना प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करेगा, अधीक्षण करेगा। प्रशासनिक नियंत्रण कैसे? नियुक्ति में, पदोन्नति में, स्थानांतरण में, तो इन सब चीजों में यह अधीक्षण प्रदान करता है और नियंत्रण स्थापित करता है अपने अधीनस्थ न्यायालयों में। यह अनुच्छेद 227 में दिया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे अभिलेख न्यायालय, अभिलेखीय न्यायालय होता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय था उसी तरीके से यह उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय होता है। यह 215 में दिया गया है, अनुच्छेद 215 में। इसमें क्या होता है, जो इसके वाद होते हैं यानी जो सुनवाई होती है उसका अभिलेख तैयार किया जाता है भविष्य के लिए। और दूसरा अवमानना पे दंड देने का अधिकार है। ये दो चीजें हैं अभिलेख न्यायालय में। फिर आगे एक चीज है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का जब हम बात करेंगे तो यह उच्च न्यायालय को शक्ति देती है। अनुच्छेद 13 और 226, वही रीट अधिकार का वाला, यह न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करती है उच्च न्यायालय को। अब इसके अलावा हम देखते हैं, ये सब तो बातें हो गई उच्च न्यायालय की शक्ति, न्याय क्षेत्र एवं अधिकारिता के बारे में। अब हम देखते हैं कि जो उच्च न्यायालय है, किन किन उच्च न्यायालयों का अपने राज्य के अलावा अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों पर सॉरी अधिकार है। तो जैसे पहले हम देखेंगे इलाहाबाद। इलाहाबाद का कहीं अपने ही राज्य पे है, लेकिन इसकी खंडपीठ है लखनऊ में। लेकिन इसको छोड़िए, हम देखते हैं कि कौन कौन से न्यायालय ऐसे हैं कि जो, ये इलाहाबाद वाला हम हटा दें तो थोड़ा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन कौन से न्यायालय हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि उस राज्य के अलावा अन्य राज्यों पर उनकी शक्ति का विस्तार है, न्यायिक शक्ति का विस्तार है। सर्वप्रथम पहला देखेंगे कलकत्ता। कलकत्ता जो हाई कोर्ट है इसका अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार क्षेत्र में इसका विस्तार है। यानी जो कलकत्ता न्यायालय हाई कोर्ट के अधीन अंडमान निकोबार का क्षेत्र भी आता है, यह केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पोर्ट ब्लेयर में एक भ्रमणकारी हाई कोर्ट यानी भ्रमणकारी खंडपीठ स्थापित की गई है पोर्ट ब्लेयर में। कलकत्ता यह यानी पश्चिमी बंगाल का देखेगा और अंडमान निकोबार का देखेगा। कलकत्ता के अलावा दूसरा देखते हैं इधर ही गुवाहाटी। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है इसका है असम तो देखेगा ही, नागालैंड के क्षेत्र का भी यह देखता है, मिजोरम का भी देखेगा, मिजोरम के अलावा अरुणाचल प्रदेश,
यानी असम के अलावा यह 3 और राज्यों का हाई कोर्ट है। तो इसके खंडपीठ इसके सभी राज्यों के जो राजधानियां हैं, जैसे नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर में, मिजोरम का आइजोल और नागालैंड का कोहिमा, इन सब में इसके खंडपीठ हैं। असम गुवाहाटी में है ही। इसके अलावा हम देखते हैं आगे, जो तीसरा है बम्बई। तो बम्बई का जो उच्च न्यायालय है, इसका अधिकार क्षेत्र महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अलावा कहाँ है, ये गोवा में है। गोवा के अलावा केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली, दादरा एवं नगर हवेली। अब चूंकि दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव एक ही केंद्र शासित प्रदेश हो गए, दमन एवं दीव, तो अब यह इसका भी देखेगा। तो बम्बई हाई कोर्ट का, इसके बम्बई में, औरंगाबाद में, नागपुर में, और यहाँ गोवा के पणजी में, इन सब जगह इसकी खंडपीठें हैं। तो बम्बई के अलावा आप देखते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश बना, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद, तो यहाँ लद्दाख, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, यहाँ का हाई कोर्ट दो केंद्र शासित प्रदेशों के मामले को देखता है। इसके अलावा केरल, केरल का जो हाई कोर्ट है, इसके अधीन लक्षद्वीप का है। यानी केरल के अलावा यह लक्षद्वीप में इसके अधिकार क्षेत्र में है। फिर मद्रास, मद्रास हाई कोर्ट यानी तमिलनाडु में जो है, मद्रास का हाई कोर्ट पुडुचेरी, पुडुचेरी के भी मामलों को देखेगा। इसके अलावा एक और बचा है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जो है, यह पंजाब का देखेगा, हरियाणा का देखेगा, और साथ ही चंडीगढ़ का देखेगा। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है और पंजाब हरियाणा की राजधानी भी है। तो ये जो 7 हाई कोर्ट हैं, जिनका अपने राज्य के अलावा अन्य राज्यों या अन्य केंद्र शासित प्रदेशों को ये कवर करते हैं, इनके न्यायिक क्षेत्र में, या इनका विस्तार जो है इन राज्यों, अपने राज्य के अलावा अन्य राज्यों में भी है। तो जैसे ये पहला एक पंजाब हरियाणा वाला, ये 2 राज्य में हो गया, जो केवल राज्य राज्य में देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश हटा देते हैं। फिर जम्मू कश्मीर वाला भी छोड़ देते हैं, एक ये हो गया। महाराष्ट्र, बम्बई वाला महाराष्ट्र और गोवा 2 हो गया, और गुवाहाटी 3 हो गया। यानी असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश में, यानी तीन तीन हाई कोर्ट ऐसे हैं, 3 हाई कोर्ट ऐसे हैं जो अपने राज्य के अलावा अन्य राज्यों को देखते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक। और इसके अलावा 4, ये तो 3 केवल राज्यों को देते हैं। इसके अलावा 4 जो हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र, ये 3 में केंद्र शासित प्रदेश नहीं है केवल, जैसे मुंबई वाला जो हो गया गोवा देखता है, बम्बई देखता है। गुवाहाटी वाला हो गया असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड देखेगा। और एक बचा क्या, पंजाब हरियाणा वाला देखेगा। राज्य के अलावा केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित। तो ये आप लोगों को स्पष्ट हो गया। अभी हाई कोर्ट पढ़ रहे हैं तो एक बात और जान लें, या हम देख लेते हैं वो अनुच्छेद हाई कोर्ट के बारे में कि कौन कौन से
तो जैसे हाई कोर्ट के अनुच्छेदों के बारे में देख लेते हैं, एक ही जगह देखेंगे थोड़ा और याद हो जाएगा। तो अनुच्छेद 214 में राज्यों के उच्च न्यायालय, अभी आप लोग को आगे हम बता दिए हैं कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, अनुच्छेद 214 में दिया है। 215 में दिया गया है अभिलेख न्यायालय, अभी बताया हूँ मैं। 2016 में 216 में दिया गया है उच्च न्यायालयों का गठन, यानी उच्च न्यायालयों का गठन किसी राज्य में किया जा रहा है या, तो वो 216 में किया गया है। 217 में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनके पद की शर्तें बताई गई हैं। 218 में उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंध और उच्च न्यायालयों में लागू होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 14, 15, 16, 17 इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। 19 में इनके शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है। 20 में अस्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय का निर्बंधन, यानी जब कोई न्यायाधीश बन जाता है तो वह अब कहीं प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, ये कहने का मतलब इसका है। 220 221 में न्यायाधीशों के वेतन के बारे में बताया गया है। 22 में आप लोग देखेंगे स्थानांतरण, यानी एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में जब स्थानांतरण होता है तो वह 222 में प्रावधान किया गया है। 223 में क्या कहा गया है, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, कार्यकारी जो चीफ जस्टिस 223 में। 224 में अपर और कार्यकारी न्यायाधीश, यानी अन्य कार्यकारी न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश के अलावा जब होते हैं तो 224 में है। 224 के काम में क्या है, उच्च न्यायालयों में बैठकों में यानी सेवानिवृत्ति न्यायाधीश की नियुक्ति, सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति 224 के काम में दिया गया है। 25 में उच्च न्यायालयों की अधिकारिता, वही अधिकारिता क्या, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, रिट की अधिकारिता, ये सब है। रिट की अधिकारिता अलग से 226 में दिया गया है। वही बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण अधिकार, परीक्षा, ये सब जो चीज़ें होती हैं वह रिट अधिकारिता। 226 के काम एक है अनुच्छेद 226 के अधीन कार्रवाइयों में केंद्रीय विधियों की सार्वजनिक वैधता पर विचार न किया जाए, ये निरसित कर दिया गया है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 227 में अधीक्षण की शक्ति हम बताए हैं, अधीनस्थ न्यायालयों पे अधीक्षण की शक्ति। फिर 28 में कुछ मामलों में न्यायालयों का, उच्च न्यायालयों का अंतरण, और 228 का ये लोप कर दिया गया है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे देखेंगे हम 229 में उच्च न्यायालयों के अधिकारों और सेवा तथा व्यय के बारे में बताया गया है। फिर 230 में उच्च न्यायालयों की अधिकारिता एवं संघ राज्य क्षेत्रों का विस्तार, यानी 230 में वही है उच्च न्यायालयों की अधिकारिता एवं संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार, जैसे कलकत्ता का अंडमान निकोबार पर, केरल का लक्षद्वीप पर, और बम्बई का दादर एवं नगर हवेली पर, चंडीगढ़ पर, ये सब 230 के अंतर्गत है। 231 में क्या है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, यानी जैसे पंजाब हरियाणा और बम्बई गोवा, गुवाहाटी असम, मतलब असम, मेघालय, मिजोरम, मेघालय नहीं, मिजोरम, नागालैंड, ये सब जो है असम वाला, तो इन सब 231 में दिया गया है। बस ये 231 तक उच्च न्यायालय था, बाकी अधीनस्थ न्यायालय इसी समय देख लीजिए। 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में दिया गया है। हम अभी अधीनस्थ न्यायालय अगली क्लास में पढ़ाएंगे तो विस्तार से बता देंगे। 233 के काम में कुछ न्यायाधीशों की नियुक्तियों का उनके द्वारा किए गए निर्णयों में आदि विधि मान्यकरण। 234 में न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती, यानी जो मुंसफ उनसफ होते हैं, राज्य लोक सेवा की भर्ती निकालती है, उनके बारे में बताया गया है। 235 में अधीनस्थ न्यायालयों के नियंत्रण, जो हाई कोर्ट 227 का अधीक्षण करता है। 236 में निर्वचन है। 37 में कुछ वर्गों मजिस्ट्रेटों इस अध्याय में उपबंध में लागू होना, यानी ये अधीनस्थ न्यायालय है। भाग 7 पहली अनुसूची जो था ये लोप कर दिया गया है। ये संघराज क्षेत्र है, उसको पढ़ाएंगे हम अगली बार आगे। एक चीज संघराज क्षेत्र में देख लीजिएगा कि 241 संघराज क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का
प्रावधान करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। अनुच्छेद 241। अनुच्छेद 241 में क्या है? हाई कोर्ट के गठन का है। तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अधीनस्थ न्यायालय और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ाएंगे। सक्सेस सीक्रेट बाय मनु सर चैनल का नाम है, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए। धन्यवाद।